इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है नोवेल सोसाइटी एंड हिस्ट्री। और यह है वीडियो नंबर 7 इस चैप्टर का। इसके पहले 6 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और इसके साथ ही वहां पर एक वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को कराया है, तो आप उन दोनों को जाकर नीचे से देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री, और टॉपिक नंबर 5 है। तो देखिए, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है नोवेल्स के बारे में, और पढ़ना है कि जो नोवेल है उसने जो लोगों की एक तरीके से थिंकिंग थी इंडिया के इतिहास के बारे में, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, उसको किस तरीके से चेंज किया या फिर उसको किस तरीके से बदला। तो देखिए, जो हिस्ट्री लिखी गई थी अंग्रेजों द्वारा, यानी अंग्रेज जो हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उनके द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई थी इंडिया की, उसमें इंडिया को वीक दिखाया गया था, इंडियंस को काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया था, डिवाइडेड दिखाया गया था कि वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और वो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी ब्रिटिश के बिना उनका काम नहीं चल सकता। तो ये जो हिस्ट्रीज़ हैं, यानी इस तरीके का जो इतिहास ब्रिटिशर्स द्वारा दिखाया गया था, ये जो हिस्ट्रीज थी, ये जो नया एजुकेटेड क्लास आ रहा था इंडिया में, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, या फिर जो सरकार में काम कर रहे थे या फिर किसी भी तरीके से एजुकेटेड थे, उनको ये जो चीज़ थी ये काफ़ी पसंद नहीं आ रही थी। उनको लगता था कि नहीं, ये जो हिस्ट्री हमारे बारे में दिखाया जा रहा है, हमारे कंट्री के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। और इसके बावजूद जो उनके पास दूसरे स्टोरीज थे, जैसे कि आपको जो पुराण के स्टोरीज हैं या फिर जो ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं जिसमें भगवान और आपके राक्षस होते हैं, उस तरीके की स्टोरीज भी उनको पसंद नहीं आ रहे थे कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल फैंटेसी है, या फिर ये रियलिटी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सुपर नेचुरल चीज़ें हैं। और ये उतना कन्विंस नहीं करती थी जो एजुकेटेड और वर्किंग लोग थे, जो कि इंग्लिश सिस्टम के दौरान काम कर रहे थे या फिर रह रहे थे इंग्लिश सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके के जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनको बिल्कुल एक नया नज़रिया चाहिए था अपने इतिहास का, यानी इंडिया का हिस्ट्री के प्रति उनका एक नया नज़रिया चाहिए था, या फिर नया एक व्यू चाहिए था। और ये जो व्यूज़ है, ये जो नया नज़रिया है हिस्ट्री का, उसको हमारे नोवेल ने पूरा किया, या फिर नोवेल ने उनके सामने रखा। और ये उनका ये मानना था, या फिर वो चाहते थे कि जो इंडिया का हिस्ट्री है वो इस रूप में हो, या फिर इस रूप में वो देखना चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो भी इंडिपेंडेंट माइंडेड है, और वो इतिहास में काफ़ी मजबूत रहे हैं, काफ़ी ताकतवर रहे हैं, और वो अपने एक्शंस को खुद ले सकते हैं। और जिस तरीके से अंग्रेजों द्वारा दिखाया गया है वैसा इंडिया का इतिहास नहीं है। तो इसी कड़ी में जो बंगाल है, वहां पर बहुत सारे जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे गए वो मराठास के ऊपर बेस्ड थे और राजपूत्स के ऊपर बेस्ड थे। और ये जो नॉवेल्स थे, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा बंगाल में पैन इंडिया बिलोंगिंग को डिनोट करने में, या फिर दर्शाने में, यानी कि पूरा इंडिया एक है, इस तरीके की भावना को जगाने में लोगों के बीच में। और ये जो इस तरीके के हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे, इसमें ऐसे नेशन को इमेजिन किया जाता था जहां पर एडवेंचर भरा हुआ है, या फिर हीरोइज्म है, बहुत ज़्यादा रोमांस है और सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ थी, ये जो इस तरीके के फीचर्स दिखाए जाते थे लोगों में, कि ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, या फिर ऐसे ऐसे हीरोइज्म के, या फिर ऐसे ऐसे एडवेंचर लोगों ने किए हैं, तो ये जो चीज़ें थी ये आपको 19th सेंचुरी में देखने को नहीं मिलती, जो कि लोग ऑफिस जाते हैं या फिर जो सड़कों पर काम करते हैं या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वालिटीज लोगों में नहीं थी। और जो नोवेल था वो एक तरीके से अलाउ करता था लोगों को कि वो अपने जो डिज़ायर हैं उसको एक नया नज़रिया दे सकें, या फिर नया व्यू दे सकें। तो उसी में एग्जाम्पल है हमारा भूदेव मुखोपाध्याय। ये रहे थे आपको 1827 से 1894 तक। इन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था अंगुरिया बिनिमॉय, और ये इन्होंने लिखी थी 1857 में। और ये फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल था जो बंगाल में लिखा गया था। और ये जो नोवेल था ये शिवाजी के ऊपर बेस्ड था। शिवाजी कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। और इस नोवेल के जो हीरो थे शिवाजी, वो बहुत सारे बैटल्स लड़ते हैं एक अपने दुश्मन के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, जो कि काफ़ी चतुर है और काफ़ी बदमाश है। और जो मानसिंह है वो इनको परसुएड करता है शिवाजी को कि वो पीस कर लें, लेकिन शिवाजी को पता चल जाता है कि वो उन्हें कैप्चर करना चाहता है, शिवाजी को कैप्चर करना चाहता है औरंगजेब, इसलिए वो भाग जाते हैं। और फिर आगे चलकर वो फिर से बैटल लड़ते हैं औरंगजेब के खिलाफ।
तो देखिए इस नोवेल में दर्शाया गया है कि जो शिवाजी हैं उनके अंदर एक बिलीफ है, उनके अंदर एक विश्वास है कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और जो हिंदूज हैं उनके फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मुगल एम्पायर के अंदर काफ़ी बहुत बुरे स्थिति में है। तो इस भावना की वजह से जो उनको एक ताकत मिलती है, उनको एक तरीके से बहुत हिम्मत मिलती है औरंगजेब के खिलाफ लड़ने की। तो इस तरीके के जो नॉवेल्स थे, जैसे कि आगे एग्जाम्पल एक और दिया गया है, आप आनंद मठ का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि 1882 में लिखा गया था बंकिम द्वारा। और ये एक नोवेल है जिसमें एक सीक्रेट हिंदू मिलिशिया का होती है या फिर लोग गठन करते हैं जो कि मुस्लिम से फाइट करती है हिंदू किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये जो नोवेल था इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था फ्रीडम फाइटर्स बनने के लिए। तो देखिए इस तरीके के जो नोवेल्स थे इसमें इतने ज़्यादा ताकत होते थे, इतने ज़्यादा ताकत थे या फिर इस तरीके से लोगों को इंस्पायर करते थे कि लोग रियलिटी में जाकर अंग्रेज के खिलाफ खड़े हो गए या फिर अंग्रेजों से जाकर लड़ने लगे। तो देखिए इसमें से ज़्यादातर जो नॉवेल्स थे उनका एक प्रॉब्लम ये था कि जो नेशन है उसका किस तरीके का नज़रिया है। बहुत सारे जो नॉवेल्स थे उसमें आपको जैसे कि यहाँ एग्जांपल हिंदू मिलिशिया की बात की गई है या फिर फ्रीडम ऑफ हिंदूज़ की बात की है। तो इस तरीके के जो व्यूज़ वाले थे कि देखिए जो इंडिया है वो क्या सिर्फ एक रिलीजियस कम्युनिटी का नेशन होना चाहिए और किन लोगों का हक है नेशन पर, यानी एक देश जो है उस पर किसका हक होना चाहिए। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं ये एक तरीके की प्रॉब्लम थी इन तरीके के नॉवेल्स में। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5.1 द नोवेल एंड नेशन मेकिंग। तो देखिए एक तरीका तो ये हुआ कि अपने इतिहास को याद किया जाए, जो हमारा गौरव गौरव भरा इतिहास रहा है, बहुत मजबूत इतिहास रहा है, उसको याद करके लोगों के बीच में एक कॉमन नेशन की भावना को जगाया जाए और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जागृत किया जाए। लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी नॉवेल लिखे जाएं या फिर जो भी कहानियाँ लिखे जाएं उसमें दूसरे दूसरे जितने भी क्लासेज हैं सोसाइटी में, जितने भी तबके हैं, उन सभी को उसमें इंक्लूड किया जाए और एक तरीके से ये दिखाया जाए कि सभी लोग जो हैं वो एक शेयर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, यानी एक जो उनका देश है वो उन सभी लोगों का है, एक सिर्फ खास कम्युनिटी का नहीं है या फिर एक खास लोगों का नहीं है, बल्कि सभी लोगों का ये कंट्री है। तो इस तरीके से भावना को भी जगाया जा सकता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप प्रेमचंद के नॉवेल्स को देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि सोसाइटी के अलग अलग तबकों से आते हैं। बहुत सारे आपको लैंडलेस लेबरर्स मिल जाएंगे या फिर एरिस्टोक्रेट मिल जाएंगे, लैंडलॉर्ड्स मिल जाएंगे, मिडिल लेवल पेजेंट्स मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे और सोसाइटी के जो सबसे नीचे तबके हैं वहां के भी लोग आपको प्रेमचंद के नॉवेल्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो वुमेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं प्रेमचंद के नोवेल में उसको भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाया गया, काफ़ी मजबूत कैरेक्टर दिखाया गया है। और वैसी महिलाओं को भी जो कि मॉडर्नाइज नहीं है, यानी कि जो कि अनपढ़ हैं, जिनको एक तरीके से उतना एजुकेशन नहीं मिला है, उनको भी काफ़ी स्ट्रांग उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। और एक बात करें तो देखिए प्रेमचंद के जितने भी उनके समकालीन जितने भी राइटर्स थे उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो एंशियंट हिस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा नोवेल लिख रहे थे, लेकिन प्रेमचंद जो थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने अभी प्रेजेंट जो सोसाइटी है उसके सिचुएशन पर नोवेल लिखना पसंद किया। और उनका जो नोवेल है वो एक तरीके से प्रेजेंट के ऊपर बेस्ड है और फ्यूचर की ओर देखता है, लेकिन वो इतिहास को छोड़ता नहीं है, या फिर एक तरीके से सिंपली हम कह सकते हैं कि वो दूसरे लोगों से उनका जो नोवेल था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि दूसरे लोग इतिहास पर लिख रहे थे और ये जो थे ये प्रेजेंट पर लिख रहे थे। तो जब आप प्रेमचंद के नोवेल को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सोसाइटी के अलग तबकों से कैरेक्टर्स को लिए जाते हैं और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक तरीके से कम्युनिटी का निर्माण करते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उनका एक नोवेल है रंगभूमि, जिसकी यहाँ पर एग्जाम्पल में बात की गई है। और रंगभूमि जो है उसमें एक उनका जो लीड रोल है जिसका नाम है सूरदास, ये एक विजुअली इंपेयर्ड यानी अंधा व्यक्ति है जो कि बेगर है और ये अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है और इसके बारे में ये कहानी है। तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो इनका काम है इस तरीके के व्यक्ति को अपना लीड रोल बनाना, ये एक तरीके से काफ़ी बड़ा काम है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो आज भी आप ये ऐसे मूवी को नहीं क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऐसा मूवी चलेगा भी नहीं जिसमें कि एक व्यक्ति है जो कि अंधा है और वो बेगर है और अनटचेबल कास्ट। तो आज तो ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है
अनटचेबल कास्ट, लेकिन आज के 100 साल पहले, 125 साल पहले ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। तो ये जो उनका काम, उनके द्वारा काम किया गया, ये एक तरीके से दिखाता है कि जो सोसाइटी का सबसे ऑपरेट सेक्शन है उसको भी एक तरीके से जगह दिया जा सकता है लिटरेचर में, और वो भी एक तरीके से लिटरेचर का टॉपिक बन सकता है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि जो सूरदास है वो स्ट्रगल करता है जब उसकी ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता है टोबैको फैक्ट्री लगाने के लिए। और इस कहानी को पढ़कर हम ये समझते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये एक तरीके से किसको ये फ़ायदा पहुंचाता है, और लोगों का जो लाइफ है वो किसके लिए, किस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है। और इस कहानी में हम समझ सकते हैं कि जो सूरदास का जो स्टोरी है वो एक तरीके से गांधी जी के पर्सनालिटी और आइडियाज से काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी उससे प्रेरित है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बात की गई है गोदान की। गोदान का सिंपल मतलब होता है इंग्लिश में द गिफ्ट ऑफ काउ, और ये पब्लिश हुई थी 1936 में। और ये प्रेमचंद की सबसे बेस्ट नोन वर्क है, यानी सबसे फेमस हम नोवेल कह सकते हैं, सबसे अच्छी नोवेल कह सकते हैं। और ये किसानों के ऊपर बेस्ड है, किसानों के ऊपर लिखी गई एक नोवेल है। और ये जो नोवेल है ये एक व्यक्ति के बारे में है, होरी, और उसकी वाइफ धनिया, इन दोनों के बारे में है, पेजेंट कपल। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो मनी लेंडर्स हैं, प्रीस्ट हैं या फिर जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेट हैं, यानी जो वो सभी लोग जो कि उस समय के सोसाइटी में पावर रखते थे, वो एक तरीके से नेटवर्क क्रिएट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इन दोनों को काफ़ी दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको उनके ज़मीन को छीनने की कोशिश करते हैं, या फिर छीन लेते हैं और उनको लैंडलेस लेबरर बना देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद भी जो होरी है और धनिया है वो अपनी डिग्निटी को अंतिम तक बचा कर रखते हैं और डिग्निटी को अंतिम तक रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। कंक्लूजन को आप खुद से पढ़ लें, क्योंकि कंक्लूजन शॉर्ट में है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।